Three students they are there. Where are others? Let's wait for 2 or 3 minutes more, then we will start. So what you will start today? We will discuss about energy stored in capacitor. Okay, sir. Okay, let's start. आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है? अदरवाइज वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. If anyone having doubt, you can ask, you can unmute yourself and ask. Otherwise, we will discuss energy stored in capacitor. Anyone having doubt? वीडियो ऑन करो. सभी की वीडियो ऑफ है. खुशप्रीत, जिनको प्रॉब्लम नहीं होती वो ऑन कर सकते हैं. विश्वजीत, ओके. तो हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. ओके, कि कोई कैपेसिटर है, उस पर जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जैसे इस पर अगर कोई चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है, अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है तो क्या होगा? बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होने लग जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे कोई चार्ज है, अगर एक्सटर्नल चार्ज को अगर मैं पुट करूंगा तो क्या होगा? उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा लगेगा. इसका मतलब क्या है? ठीक है, कि फोर्स ज्यादा लग रहा है तो फोर्स ज्यादा लग रहा है मीनिंग कि जो कैपेसिटर है इसकी इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी. ज्यादा एनर्जी होगा तो ज्यादा वर्क कर पाएगा, ओके, या ज्यादा फोर्स लगा पाएगा.
मीन्स कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, और पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो अगर कोई भी कैपेसिटर हमें गिवन है, मान लीजिए उसका कैपेसिटेंस C है, उसमें चार्ज कुछ अमाउंट में चार्ज है Q, ठीक है, उसका पोटेंशियल कुछ है V, तो इसकी एनर्जी कितनी है C, Q और V की टर्म में, ठीक है। उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे कि अगर कोई कैपेसिटेंस है कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उस पे चार्ज Q है और उसका पोटेंशियल V है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं और एक एनालिटिकल मैथमेटिकल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफिकल मेथड, ठीक है, फॉर डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग कैसे, तो लेट्स सी, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V होता है, ठीक है। डेफिनेशन यही होती है कि अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू चेंज या रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर, या किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस की भी डेफिनेशन यही है, ठीक है। डेफिनेशन तो सभी, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, डेफिनेशन सेम है। ओके, और Q इक्वल्स टू CV। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ किसके बीच, Q इक्वल्स टू CV है, तो Q और V के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं, Q और V के बीच, ओके, किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, Q और V के बीच में। तो इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन Q एंड V, ठीक है, Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर है, पहले ही बता चुका हूं, और V क्या है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का पोटेंशियल है। ओके, तो हम Q और V के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो ये इक्वेशन देखिए, Q इक्वल्स टू CV, अगर इसको मैं लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। ओके, अगर CV के साथ सम में कुछ नहीं है तो जीरो कंसिडर कर सकता हूं। तो यहाँ पर C क्या, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पे जो CV है यानी Q इक्वल्स टू CV है, मतलब ये जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। कौन सी इक्वेशन में, Q इक्वल्स टू CV की इक्वेशन में। जब जो एक जो कांस्टेंट है ये अगर जीरो होता है तो मींस इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है वो कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। तो y इक्वल्स टू mx जो इक्वेशन है, केवल अगर y इक्वल्स टू mx, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो Q इक्वल्स टू CV अगर हमारी इक्वेशन है कैपेसिटर की, तो Q और V के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड द लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है mx प्लस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट कितना है हमारी इक्वेशन में, जीरो, दैट्स व्हाई लाइन विल पास फ्रॉम ओरिजिन। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखिए ग्राफ इस तरीके से बनेगा कि कोई एक लाइन होगी, किसके बीच बना रहा हूं, Q और V के बीच में, Q ऑन y एक्सिस, V ऑन x एक्सिस, तो Q और V के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। जैसे जैसे मैं चार्ज सप्लाई कर रहा हूं कैपेसिटर को, तो वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे चार्ज को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, चार्ज सप्लाई करता जा रहा हूँ, Q1 फिर Q2 था, उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ग्राफ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो किसी टाइम इस पर चार्ज कितना है, Q, और Q की वजह से पोटेंशियल कितना है, V। ओके, तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इस ग्राफ का जो एरिया आता है ओवर V एक्सिस या X एक्सिस, ओके, इस ग्राफ का जो एरिया निकालते हैं हम, दिस एरिया, प्रैक्टिकली हमें इस एरिया से हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल, जो कैपेसिटर है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई।
ठीक है, प्रैक्टिकली कैलकुलेशन जो करते हैं हम इस ग्राफ की, वो कैलकुलेशन किसके इक्वल होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, तो 2 पॉइंट ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस में दो कॉन्सेप्ट जनरली पूछे जाते हैं और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि जब Q और V के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो एरिया है, यानी जो लाइन, ग्राफ कैसा बना, लाइन है, तो लाइन के अंडर जो एरिया है V एक्सिस पर, ये आपको क्या शो करता है? ये शो करता है पोटेंशियल एनर्जी। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो, Q इक्वल्स टू CV है या C इक्वल्स टू Q बाई V, यानी दो क्वांटिटी है, एक Q है एक V है, और इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहे हैं और दोनों कैसी, रेशियो की फॉर्म में है। तो जो इसका स्लोप है वो थर्ड क्वांटिटी को शो करता है। मींस इस लाइन का जो स्लोप है वो आपको क्या दिखाएगा? कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर स्लोप मींस टेन थीटा, इस ग्राफ का अगर टेन थीटा फाइंड करें तो हमें क्या दिखाएगा? स्लोप। और स्लोप किसके इक्वल होगा? कैपेसिटेंस के इक्वल। ओके, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ग्राफ के अंडर एरिया आपको क्या दिखाता है? पोटेंशियल एनर्जी, और इसका स्लोप क्या दिखाता है? कैपेसिटेंस। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। तो वी नो दैट एरिया अंडर ग्राफ गिव्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एरिया ऑफ क्यूवी ग्राफ। ग्राफ का एरिया कैसे फाइंड करोगे? ग्राफ कैसा बन रहा है? अगर हम देखें, ये ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन है, बट अगर इसको वी एक्सिस के अलोंग देखें तो हमें एक ट्राइंगल दिखेगा, दिस वन। ओके, जिसकी हाइट कितनी है? Q, और बेस कितना है? V। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये लिखा मैंने, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ एज इट इज। Q इक्वल्स टू CV होता है, तो CV पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। ओके, तो हाफ Q इंटू V, दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। हाफ CV स्क्वायर, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अगर V को हटा के आप Q बाई सी भी लिख देते हो, जैसे QV है तो V को हटा के Q बाई सी भी आप पुट कर सकते हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ Q स्क्वायर बाय C। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, V की प्लेस पर Q बाई सी पुट करिए, आपको क्या मिलेगा? हाफ Q स्क्वायर बाय C। दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राफिकल मेथड में तो सिंपल है, आपको ग्राफ बनाना है Q और V के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्ट्रेट लाइन के अंडर जो एरिया होगा अलोंग V एक्सिस, वो आपको क्या दिखाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो एरिया ऑफ QV ग्राफ आपको क्या दिखाता है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दिस इज डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, सभी को क्लियर है दिस वन? यस पे क्लिक करो। ठीक है, जस्ट ग्राफ बनाया और पोटेंशियल एनर्जी हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। प्रैक्टिकली जो एनर्जी इसकी कैलकुलेशन से जो एरिया मिलता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। सभी को क्लियर है तो यस पे क्लिक करो, अदरवाइज नो पे। जल्दी से, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वैसे। कुछ तुम्हें क्लियर है? क्लियर है तो यस पे क्लिक करो, अदरवाइज नो पे। ओके, नेक्स्ट आगे, माइट बी कनेक्टिविटी इश्यू विद कुछ। ओके, एक सेकेंड मेथड, एनालिटिकल मेथड, इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में वो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो आई डिस्कस्ड अबाउट ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पर डेरिवेशन अगर आए तो आपको एनालिटिकल मेथड यूज करना है सोल्व करने के लिए। ओके, अगर ग्राफिकल करेंगे तो गलत नहीं होगी, बट अगर एनालिटिकल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, एनालिटिकल मींस मैथमेटिकल तरीके से, अभी ग्राफिकल मेथड से हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की, अब हम एनालिटिकल या मैथमेटिकल
तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन या इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सो हमने कैपेसिटर कंसीडर किया, तो कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना है C, ठीक है। उस कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज सप्लाई कर रहे हैं। हमने इसको चार्ज सप्लाई करना स्टार्ट किया, ओके। तो इस पर चार्ज इंक्रीज हुआ, यानी Q, इसका चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज सप्लाई करोगे तो चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, ओके। किसी टाइम इस पर चार्ज कितना है Q, और जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ओके। तो चार्ज इंक्रीज होने से इसका पोटेंशियल कितना हो गया V। तो किसी टाइम इस पर चार्ज कितना है Q और पोटेंशियल कितना है V, ओके। अब देखिए, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे देखो कि एक कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है 1 कूलम, ठीक है। पोटेंशियल है मान लीजिए 2 वोल्ट फॉर एग्जांपल। अब देखो इस पर जो चार्ज है, अब और एक्स्ट्रा चार्ज अगर आप लाना चाहते हो इसके ऊपर, यानी इसको और ज्यादा चार्ज सप्लाई करना चाह रहे हो, तो क्या होगा, चार्ज सप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो पहले से चार्ज है उस चार्ज को, यानी और जो एक्स्ट्रा चार्ज लेके आ रहे हो, मान लीजिए DQ चार्ज लेके आ रहा हूं, स्मॉल चार्ज, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ओके। मीन्स जैसे जैसे, चाहे ये कैपेसिटर का एग्जांपल हो चाहे आप कंडक्टर का भी ले सकते हो, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो कैपेसिटर के लिए भी वैलिड है, कंडक्टर के लिए भी वैलिड है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ओके। कि अगर इस पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए पहले कम चार्ज था 1 कूलम, अब और ज्यादा चार्ज आपने इंक्रीज कर दिया, 1 से 2 कूलम कर दिया, तो 1 कूलम के बाद जो चार्ज आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो उस चार्ज को ऐड करने में वर्क, और 2 कूलम के बाद चार्ज को ऐड करने में वर्क, दोनों वर्क अलग अलग होंगे। क्यों, अगर 1 कूलम है तो रिपल्शन का फोर्स, अगर DQ चार्ज पॉजिटिव DQ इसके पास में लेके आ रहे हो, तो जो रिपल्शन का फोर्स है वो, अगर 1 कूलम चार्ज है तो रिपल्शन कम लगेगा, अगर 2 कूलम चार्ज हुआ तो रिपल्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ओके। और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को सप्लाई करने में आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी वर्क क्या है, वेरिएबल है, यानी वर्क कांस्टेंट नहीं है कि आपको जो वर्क करना पड़ रहा है वो हमेशा एक जैसा करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को सप्लाई करने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, मींस वर्क वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल क्वांटिटी होती है तो टोटल क्वांटिटी हम इंटीग्रेशन से फाइंड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टोटल वर्क फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए, किसी इंस्टेंट पर, सबसे पहले आपको किसी इंस्टेंट पर वर्क फाइंड, पोटेंशियल और चार्ज चाहिए होगा, क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क जो चार्ज जिसको आप सप्लाई कर रहे हो, दैट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस किसके रेफरेंस में ले रहे हैं, इंफिनिटी के रेफरेंस में, कि V पोटेंशियल अगर किसी कंडक्टर या किसी कैपेसिटर का है और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V माइनस 0, यानी वर्क डन कितना करना पड़ेगा, Q इंटू V, Q इंटू V, ये इतना वर्क करना पड़ेगा, ओके। अब किसी टाइम किसी कंडक्टर पर चार्ज कितना है Q और पोटेंशियल कितना है V। ये चार्ज को मैंने स्मॉल लिया है तो यहाँ पे स्मॉल कंसीडर कर लो कि चार्ज कितना है, स्मॉल Q, चार्ज है आपका स्मॉल Q, और पोटेंशियल कितना है V। अब आपको इसको थोड़ा चार्ज और सप्लाई करना है, मान लीजिए कितना चार्ज सप्लाई करना है, DQ। तो अगर DQ चार्ज सप्लाई करना है तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो कितना वर्क किया हमने, DW, स्मॉल वर्क। तो वर्क क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज क्या, कितना चार्ज सप्लाई कर रहे हो, DQ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V माइनस 0, क्योंकि डिफरेंस हम हमेशा इनफाइनाइट से लेते हैं, तो इन्फिनिटी से के कंपैरिजन में इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, V माइनस 0 मींस V,
तो वर्क dw इक्वल्स टू dq इंटू v। dq एज इट इज, v अगर किसी भी टाइम पोटेंशियल v है और चार्ज q है तो v को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, q बाय c। ओके, v के इक्वल क्या पुट कर सकते हैं, q बाय c बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो v है वो v वेरिएबल है। ओके, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं हम, dq चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो ये जो v वेरिएबल है ये चार्ज पर किस तरीके से डिपेंड होता है उस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे डिपेंड होता है, q बाय c के रिलेशन से वो ये पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड करता है। तो v इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, q बाय c। अब हमारा इंटीग्रेशन dq का है, मतलब dq के रिस्पेक्ट में, और जो हमारी इसका जो फैक्टर है q बाय c ये भी चार्ज के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और चार्ज की फॉर्म में ही है तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर v था पहले, तो v को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि dq डिपेंड कर रहा था v पर। तो किस तरीके से डिपेंड करता है वो हमने यहाँ पे पुट किया, q बाय c की फॉर्म में वो डिपेंड करता है। तो q बाय c इंटू dq हमने पुट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। c तो कांस्टेंट होता है, कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, तो c को तो हम बाहर कर सकते हैं, बाकी को इंटीग्रेट कर देंगे कि टोटल वर्क अगर आपको फाइंड करना है, यानी चार्ज को 0 से q करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, q बाई सी, c तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, q को इंटीग्रेट करेंगे तो q स्क्वायर बाय 2। ठीक है, x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कितना होता है, x स्क्वायर बाय 2। इसी तरीके से q का इंटीग्रेशन dq के रिस्पेक्ट में कितना, q स्क्वायर बाय 2। ओके, 2 बाहर, 1/2c, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, हाफ 1/c q स्क्वायर। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, हाफ q स्क्वायर बाय c, यानी वर्क कितना है, q स्क्वायर बाय 2c या हाफ q स्क्वायर बाय c। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, q इक्वल्स टू cv होता है तो cv पुट कर दो। तो ये अलग अलग फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है, q स्क्वायर बाय 2c, हाफ cv स्क्वायर या हाफ q इंटू v। दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एक्सप्रेशन। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो यस पे, डाउट है तो यस पे क्लिक करो, अदरवाइज नो पे। डाउट है तो यस पे, अदरवाइज नो पे क्लिक करो जल्दी से। ओके फाइन। आज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स काफी कम है, ऐसा क्यों? Only 4 participants are there. Okay. नेक्स्ट पेपर कौन सा है खुशप्रीत? फिजिकल के लिए उनको लीव लेना पड़ेगा। ओके फाइन। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज कहीं भी हम कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो डेरिवेशन भी हमें दोनों टाइप से आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी ग्राफिकल मेथड से पूछ लेते हो। ओके, तो न्यूमेरिकल में ग्राफिकल मेथड इज इंपॉर्टेंट, बट डेरिवेशन जब पूछे तो हमें एनालिटिकल मेथड से उसको करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन, ओके, कि अगर कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे हम, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे सर्किट में 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो ग्रुपिंग क्या है, व्हेन 2 or more than 2 capacitors are connected in circuit, then capacitors are said to be connected in group. ओके, कॉम्बिनेशन या ग्रुप क्या है कि अगर सर्किट में आपका 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर्स कनेक्ट हो तो उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग। ओके,
अब अलग अलग टाइप से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। जनरली 3 टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं। फर्स्ट वन सीरीज, कि वो सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सीरीज में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, 10th क्लास में हमने पढ़ा है रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सेम टाइप जिस तरीके से रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं थे सीरीज में, वैसे ही कैपेसिटर भी कनेक्टेड होते हैं सीरीज में। एक होता है पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में कैसे, जैसे रजिस्टर होते थे वैसे ही कैपेसिटर भी, यानी सारे कैपेसिटर सेम पॉइंट्स के बीच कनेक्ट हैं, तो उसको बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कुछ रजिस्टर कुछ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट और कुछ पैरेलल में, तो उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो 3 टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल एंड मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या कि कुछ कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट होंगे और उनका इक्विवेलेंट पैरेलल में हो सकता है, या पैरेलल में कनेक्ट हो उनका इक्विवेलेंट सीरीज में हो सकता है। यानी जो कैपेसिटर्स हैं वो दोनों कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट रहेंगे आपके सर्किट में। अगर दोनों कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हैं तो उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस तरीके से 3 टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। ओके, तो सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट मींस टोटल। ओके, जैसे ये एक सर्किट बना है, इसमें 3 कैपेसिटर्स कनेक्ट हैं। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, कैपेसिटर का सिंबल और बैटरी के सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है। कैपेसिटर में जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो दोनों इक्वल लेंथ की होती है। ओके, और बैटरी में क्या होता है? बैटरी में एक लाइन, यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड भी हो सकती है, तो एक लाइन, यानी आपको केवल जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो लाइन है उनको देखना है। ओके, तो एक लाइन बिगर होगी और एक लाइन स्मॉलर होगी। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैपेसिटर्स के लिए दोनों लाइन की साइज सेम होती है और बैटरी के लिए डिफरेंट होती है, तो नोटेशन में ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर कैपेसिटर कनेक्ट है, यानी एक कैपेसिटर का एंड दूसरे कैपेसिटर के एंड से कनेक्ट है, यानी एंड टू एंड पोजीशन पे कनेक्ट है, तो इसको बोलेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मीनिंग कि इन सबको हटा के, यानी जितने कैपेसिटर लगे हैं इन कैपेसिटर को हटा के अगर मैं एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट करूं, इन सभी को हटा के केवल एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं, और वो कितना इफेक्ट दे? वो सेम इफेक्ट दे जितना कि ये तीनों कैपेसिटर मिलके दे रहे हैं। ठीक है, कि जो कैपेसिटर कनेक्ट करूं वो उतना ही इफेक्ट दे जितना कि तीनों ये एक साथ दे रहे हैं। तो उस सिंगल कैपेसिटर को क्या बोलूंगा? इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और उसके कैपेसिटेंस को इन तीनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि उसका कैपेसिटेंस जो एक सिंगल कैपेसिटर बन रहा है उसका कैपेसिटेंस का इफेक्ट उतना ही हो जितना ये तीनों मिलके दे रहे हैं। So that is the equivalent capacitor and its capacitance is said to be equivalent capacitance. Okay? तो अब ये कितना इनमें क्या रिलेशन होता है कि ये जो कैपेसिटर लगे हैं, मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस एक का C1 है, एक का C2 है और एक का C3। ओके, और सीरीज में कनेक्ट है, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है कैपेसिटेंस है वो है CS, यानी कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो इनमें क्या रिलेशन है? C1, C2, C3 और CS में क्या रिलेशन है? वो रिलेशन हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्या रिलेशन है? लेट्स सी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ठीक है, इसमें क्या होता है? कैपेसिटर्स एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, जैसे अभी दिखाया भी था कि एक कैपेसिटर का एंड दूसरे कैपेसिटर के एंड से फर्स्ट, जैसे फर्स्ट का लास्ट एंड सेकंड के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है, इसी तरीके से सेकंड का लास्ट एंड थर्ड के फर्स्ट से कनेक्ट है। तो इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम। इसमें चार्ज सेम होता है सभी कैपेसिटर पर। कैसे? देखिए,
ये कैपेसिटर्स हैं, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसकी फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा या चार्ज फ्लो, बात एक ही है। तो चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इस पर, इस कंडक्टर पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैपेसिटर की ये कंडक्टिंग प्लेट है तो इस कंडक्टिंग प्लेट पर कितना, पॉजिटिव चार्ज। इंडक्शन की वजह से अदर प्लेट यानी दूसरी जो प्लेट है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसकी इनर प्लेट पर, इनर साइड पर, ये जो सेकंड प्लेट है इसकी इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज, आउटर साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये कनेक्ट है एक वायर से, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट होकर कहां चला जाएगा, सेकंड प्लेट, सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर चला जाएगा, और फर्स्ट प्लेट पर कैसे चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू। फिर इंडक्शन की हेल्प से क्या होगा, इस सेकंड प्लेट की इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और आउटर साइड पर पॉजिटिव चार्ज, ओके। फिर ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो के फिर कैपेसिटर की, थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर चला जाएगा, यानी थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इंडक्शन की वजह से सेकेंड प्लेट की इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर साइड पर पॉजिटिव, और फिर फ्लो के इस तरीके से फ्लो होता रहेगा, ओके, कंटिन्यू इस तरीके से फ्लो होता रहेगा, ओके। तो इस तरीके से सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सारे जो कैपेसिटर है उन पर जो चार्ज है वो क्या है, सेम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। दिस इज कॉन्सेप्ट, ओके। अब आगे आते हैं। लेट्स थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। तीन कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट हैं, और सारे कैपेसिटर्स अलग अलग पॉइंट्स के बीच कनेक्ट हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के बीच कनेक्ट हैं। जैसे एक पॉइंट ये फर्स्ट कैपेसिटर, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है। मान लीजिए इनको नाम दे दिया मैंने ए और बी। और सेकंड कैपेसिटर बी और सी पॉइंट्स के बीच कनेक्ट है। थर्ड कैपेसिटर सी और डी पॉइंट्स के बीच कनेक्ट है। तो ये कैपेसिटर अलग अलग पॉइंट्स के बीच कनेक्ट है। अगर अलग अलग पॉइंट्स के बीच कनेक्ट हैं तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट होता है। सेम पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल यानी सेम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल सेम होता है, बट ये कैपेसिटर्स तो डिफरेंट पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्ट है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। तो फर्स्ट के अक्रॉस मान लीजिए पोटेंशियल V1, सेकंड के अक्रॉस V2 और थर्ड के अक्रॉस V3, ओके। तो ये इस तरीके से हमने डायग्रामेट्रिकली शो किया है कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में, ओके। और साइड में इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाया है कि इस तीनों को हटा के मैंने केवल एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। तो सिंगल कैपेसिटर है, इसको क्या बोलेंगे हम, तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और इसके कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे, तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके। तो CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस थ्री कैपेसिटेंसेस। और चार्ज क्या रहेगा, चार्ज तो सेम रहेगा, ओके। बैटरी V है तो इसमें भी इक्विवेलेंट सर्किट में भी बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, और चार्ज तो सेम रहता है तो चार्ज भी वही रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। अब डायग्राम में देखिए कि V1, V2, V3 है। ये V1, V2, V3 कहां से, यानी जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो किसने किया है, बैटरी ने, ओके। तो ये जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। या मैं ऐसा बोलूं कि बैटरी इन 2 पॉइंट्स के बीच कनेक्ट है, पॉइंट ए और पॉइंट डी। बैटरी ए और डी के बीच कनेक्ट है, और सारे कैपेसिटर को अगर देखूं तो वो भी ए और डी के बीच कनेक्ट है, ठीक है। एक साथ देखूं तो ए और डी के बीच कनेक्ट है। तो ए और डी के बीच में पोटेंशियल कितना है, V। तो इन तीनों पोटेंशियल का समेशन किसके इक्वल होना चाहिए, V के इक्वल, ओके। डायग्राम से ए और डी के बीच बैटरी भी कनेक्ट है और सारे कैपेसिटर भी कनेक्ट है। सारे कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। तो हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया है
कि बैटरी का पोटेंशियल इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। तो डायग्राम से V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 पुट कर दिया। बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V या V इक्वल्स टू Q बाय C। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए रखेंगे तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो Q बाय CS। इसी तरीके से अगर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए इसको यूज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, V यानी फर्स्ट कैपेसिटर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं इस एक्सप्रेशन को, तो फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल्स टू फर्स्ट कैपेसिटर पे जो चार्ज है डिवाइडेड बाय फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। सिमिलरली V2 इक्वल्स टू सेकेंड कैपेसिटर पर जो चार्ज है, सेकेंड कैपेसिटर पे भी Q चार्ज है क्योंकि चार्ज तो सेम रहता है, और डिवाइडेड बाय सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। इन द सेम वे V3 इक्वल्स टू Q बाय C3। ओके, ये भी इसी तरीके से आएगा। सारी वैल्यूज को पुट कर दो इक्वेशन में, सारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, Q बाय CS इक्वल्स टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। Q से Q सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, क्या मिलेगा, 1 बाय CS इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ओके, तो ये 3 कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्ट हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 1 बाय CS इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 अप टू 1 बाय CN। ठीक है, n कैपेसिटर है तो CN तक। अगर केवल 2 कैपेसिटर्स कनेक्ट है, केवल 2 कैपेसिटर कनेक्ट है तो 1 बाय CS इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो C1 प्लस C2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में C1 इंटू C2। रेसिप्रोकेट करेंगे तो CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखना तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम कम लगेगा। ओके, कि अगर 2 कैपेसिटर है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द कैपेसिटेंस ऑफ बोथ द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। तो CS इक्वल्स टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स in series is smaller than that of smallest individual capacitance। ठीक है, मान लीजिए 2 कैपेसिटर लिए, उनके कैपेसिटेंस है, एक का कैपेसिटेंस है 5 और दूसरे का है 10, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो यहां से मल्टीप्लाई करके रखो इसको, 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 यानी 5 प्लस 10, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको इसका, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, 10 5 जा 50 और 10 प्लस 5 50, तो कितना आएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.33। ठीक है, यूनिट जो भी यूनिट है, माइक्रोफेरेड है तो माइक्रोफेरेड, फेरेड है तो फेरेड, तो 3.33। यानी कहने का मतलब है कि जो 2 कैपेसिटर के कैपेसिटेंस लिए थे 5 और 10, तो जो इनका इक्विवेलेंट है, जो स्मॉलेस्ट है इनमें से, स्मॉलेस्ट कौन है 5, तो 5 से भी लीस्ट है। ठीक है, 5 से भी स्मॉल है, तो कहने का मतलब यही है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस से भी स्मॉल होगा, इज स्मॉलर देन दैट ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके जो कैपेसिटेंसेस हैं उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट हैं उससे भी स्मॉल होगी किसकी वैल्यू, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिलेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसका ध्यान रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इससे टाइम सेव होता है। ओके, छोटी छोटी चीजें आपको पता रहेगी तो टाइम सेव होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है तो यस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे कर दो जल्दी से।
ओके फाइन, तो अपने नोट्स में नोट कर लेना. आई विल अपलोड इट टू एडुनेक्स्ट. ओके, आज आपकी लास्ट क्लास है. होप सर जो हमारी छुट्टियां पड़ेंगी इसमें होमवर्क भी मिलेगा? होमवर्क मिलेगा आपको. समर डेज होमवर्क नहीं चाहिए होमवर्क? सर एक हफ्ते की तो छुट्टी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा दे देंगे. रिवाइज कर लेना, मेन इंपॉर्टेंट रिवीजन है. जो जितना पढ़ाया सर है रिवाइज कर लो. यस. सर और जो पीएमआई हुई थी उसमें क्या डिस्कस हुआ था? डिस्कशन मेनली तो समर ब्रेक का ही बोला था, और जो जो प्रॉब्लम्स थी पेरेंट्स को वो डिस्कस हुई. कोई ज़्यादा मतलब अलग से डिफरेंट डिस्कशन नहीं हुआ. ओके. ओके सर. Okay, let me take attendance and then you can join another class. Okay, fine. Thank you very much. Enjoy your holidays. बस रिवाइज करते रहना. ओके, बाय, टेक केयर. Okay, sir. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. The strength is very low today. Only 4 students are present. Preet, Ramandeep, Tarshan, Vishwajit. Great. 9 June, session 2. Simple as let us start the class. With the topic colloidal solution. बेसिक है, क्लास 9th में colloidal solution हमने पढ़ रखा है, तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं. First of all, if possible, just start your videos. If it is possible, start your videos. Start your video. I think now I am audible. Okay, network problem है. तो कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल स्टेट एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, उसे में से रिवाइज कर लेते हैं. लेट मी टेल द पेज नंबर. जस्ट ओपन द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री. ट्वेल्थ केमिस्ट्री.
catalysis. कोलाइड से ऊपर का हमारा टॉपिक रह गया है. जस्ट ओपन द पेज नंबर 132. उसे ही एक बार दोबारा कर लेते हैं क्योंकि हाफ ऑफ द चैप्टर वहाँ कंप्लीट हो जाएगा, तो सिर्फ कोलाइडल बचेगा. कोलाइडल इलेक्ट्रोफोरेसिस. Open the page number 132, that is shape selective catalysis by zeolites. Topic है shape selective catalysis by zeolites. तो हमने यहाँ पे एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी पढ़ा था, इसे थोड़ा सा पढ़ा था शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस को या जियोलाइट्स को, तो इसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. एंजाइम कैटालिसिस के बाद यहाँ पे की एंड लॉक वाला दे रखा है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. तो वो तो देखिए, जस्ट अंडर द टॉपिक शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स. So the catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecule is called shape selective catalysis. शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या है? शेप वर्ड आ रहा है, शेप, तो दैट मींस कि उसके शेप पे, साइज पे डिपेंड कर रही है किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के. जियोलाइट्स जो होते हैं, जियोलाइट्स किन्हें कहा जाता है? जियोलाइट्स आर गुड शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट. जो जियोलाइट्स होते हैं, देखो कैटालिस्ट आपको पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं. तो जियोलाइट्स जो होते हैं, जियोलाइट्स वो कैटालिस्ट हैं जो कि शेप सेलेक्टिव होते हैं, जो कि शेप के अकॉर्डिंग रिएक्शन शो करते हैं. बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दे आर माइक्रोपोरस. हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा. माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है सिलिकेट्स का, in which some silicon atom are replaced by aluminum atom giving ALOSI framework. तो होते क्या है? जियोलाइट्स की डिफाइन है, जियोलाइट्स कई बार आया हुआ है कि जियोलाइट्स होता क्या है. तो पहला हो गया कि जियोलाइट्स आर द गुड शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट. सेकंड आपका हो गया कि ये क्या होते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है इसमें सिलिकेट्स का, और जहाँ पे सिलिकॉन एटम एल्यूमिनियम एटम से रिप्लेस हो जाते हैं तो इसमें जो फ्रेमवर्क होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन SI, सिलिकेट होते हैं SiO4. सिलिकॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड आपके सिलिकेट होते हैं, तो ALOSI फ्रेमवर्क जिसमें प्रेजेंट होता है वो आपके क्या होते हैं? जियोलाइट. द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द. जो मेन थिंग इसकी है वो यही है कि जो जियोलाइट्स है, जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है साइज एंड शेप ऑफ reactant and product molecule पे, as well as upon the pores and cavities of the zeolite. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के शेप और साइज पे डिपेंड करने के साथ साथ वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है जो पोर्स और कैविटीज जियोलाइट में प्रेजेंट है. क्योंकि हमने कहा कि जो जियोलाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनीकॉम जैसा. तो आपको पता है कि हनीकॉम में बहुत सारी कैविटीज प्रेजेंट होती. They are found in nature as well as synthesized for catalytic activity. नेचर में भी फाउंड होते हैं जियोलाइट, और ये सिंथेटिकली भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं. तो जियोलाइट आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन. इस दिन डिस्कस कर रहे थे हम क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है. हाइड्रोकार्बन को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो मिक्सचर ऑफ एल्कीन और एल्केन में ब्रेक हो जाएगा, जिसे हम क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. और आइसोमराइजेशन होता है कि कोई ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करना कि जो एन हेप्टेन है वो आइसो या नियो हेप्टेन में कन्वर्ट हो जाए, आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए. तो एन इम्पॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री. तो एक एग्जांपल है GSM-5. इट कन्वर्ट एल्कोहल. ये क्या करता है? एल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलिन पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है बाय डिहाइड्रेटिंग देम to give a mixture of hydrocarbon. और फिर उसके बाद डिहाइड्रेटिंग से उसका डिहाइड्रेशन करा के उससे हम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन कर लेते हैं. अब आता है एंजाइम कैटालिसिस. एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो कि लिविंग प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस करते हैं. दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर. तो ये क्या करते हैं? एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है
और ये कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं वाटर के साथ, यानी कि वाटर में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, वाटर में डिस्पोज्ड रहते हैं। दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट, बहुत ज्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं जो एंजाइम आपके हैं, जो प्रोटीन है वो। Catalyze numerous reaction, especially those connected with natural processes. Numerous reaction that occur in the bodies of animal and plant to maintain the life process are catalyzed by enzyme. तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारी रिएक्शंस या प्लांट की बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एंजाइम कैटलाइज करते हैं, और वो एंजाइम हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। द एंजाइम आर thus termed as, तो एंजाइम को हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोल सकते हैं, एंड द फिनोमेनन, और इसे हम बायोकेमिकल कैटालिसिस बोल सकते हैं। तो एंजाइम आर बायोकेमिकल कैटालिस्ट, और जो ये फिनोमेनन है वो बायोकेमिकल कैटालिसिस होगी। Many enzymes have been obtained in pure crystalline state from living cells. However, the first enzyme was synthesized in laboratory in 1969. The following are some of the example of enzyme catalyst reaction. तो enzyme catalyst reaction है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर ग्लूकोज, केन शुगर का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होना। तो जो एंजाइम कैटलिस्ट यूज हो रहा है इसमें वो उसका नाम है इन्वर्टेज। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होना, तो वो कन्वर्ट होता है जाइमेज की प्रेजेंस में। स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्ट होना वो होता है डाइएस्टेज की प्रेजेंस में। और कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज वो होता है माल्टेज की प्रेजेंस में। सारे एंजाइम्स हैं, नेचुरल एंजाइम्स। डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द एंजाइम यूरिएज कैटालाइज द डिकम्पोजिशन, यूरिएज एंजाइम है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं कि विच एंजाइम इज यूज्ड इन द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, आपसे पूछ लिया। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में जो आपका एंजाइम यूज होता है वो है इन्वर्टेज। या फिर विच एंजाइम इज यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, तो वो आपका है डाइएस्टेज। विच एंजाइम इज यूज्ड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, तो वो आपका है यूरिएज। तो ये सारे नाम आपको याद करने की कौन सा एंजाइम कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज हो रहा है। इन स्टमक द पेप्सिन एंजाइम, आपके स्टमक में एक पेप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। While in intestine, the pancreatic trypsin convert protein into amino acids by hydrolysis. तो प्रोडक्ट हमने क्लास 7th में पढ़े थे, आपने 10th में भी पढ़े होंगे कि कहाँ पे क्या कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। स्टार्च का डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट फूड कहाँ पे जाके डाइजेस्ट हो जाता है, तो वहां पे भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि इन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, इट इज एंजाइमेटिक रिएक्शन है ये। लैक्टोबैसिली या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिली एंजाइम जो कर्ड में प्रेजेंट होता है वो कर्ड को मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपकी समरी दे दी इन्होंने एंजाइमेटिक रिएक्शंस की। सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होना इन्वर्टेज है। ईस्ट से कन्वर्ट होता है, ये सोर्स ईस्ट है, माल्ट है और फिर सोयाबीन है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एंजाइम कैटालिसिस जो होती है वो एक यूनिक इन इट्स एफिशिएंसी, ये यूनिक है और हाईली स्पेसिफिक है। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर एग्जांपल कि जो जाइमेज ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है वो जाइमेज सुक्रोज को कन्वर्ट नहीं कर सकता। यस कोश, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम सोर्स का मतलब क्या हुआ? मैम एंजाइम का सोर्स का मतलब क्या हुआ? मतलब कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये। अब ये उसमें आ गया, दैट मीन्स कि अगर आप सोर्स की बात कर रहे हैं तो कहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल जो डो वगैरह बनाने के लिए ईस्ट यूज होता है, तो ईस्ट में अब ईस्ट की कैटेगरीज होंगी, एक में इन्वर्टेज भी प्रेजेंट हो सकता है और जाइमेज भी प्रेजेंट हो सकता है। और ये सारे देखो नेचुरल हैं, सोयाबीन नेचुरल है, ईस्ट नेचुरली अकर करता है, और स्टमक आपका स्टमक में पेप्सिन जो है वो नेचुरली अकर करता है। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो बायोलॉजिकल एंजाइम्स हैं, जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट शो करते हैं या बायोलॉजिकल कैटालिसिस शो करते हैं, वो सारे आपके बायोकेमिकल एंजाइम्स हैं। जो आपकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है, स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो रही है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं वो किसी ना किसी किसकी प्रोटीन की वजह से हो रही हैं। और वो जो प्रोटीन है
वो जो प्रोटीन है वो किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, एंजाइम की तरह। एंजाइम और कुछ नहीं है, एंजाइम इज अ कैटालिस्ट। और सोर्स है कि वो कहाँ से ऑब्टेन हुए, वो उनकी सोर्स हो गई। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम कैटालिस्ट एक यूनिक, कहें कि यूनिक एफिशिएंसी है इसकी, और एक स्पेसिफिक रिएक्शन है ये जो एंजाइम कैटालिसिस है। कैरेक्टरिस्टिक है मोस्ट हाईली इफिशिएंट। One molecule of an enzyme may transform 1 million molecule of a reactant per minute. एंजाइम का सिर्फ एक मॉलिक्यूल 1 मिलियन मॉलिक्यूल पर मिनट में 1 मिलियन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। हाईली स्पेसिफिक नेचर, each enzyme specific for given reaction. One catalyst cannot catalyze more than one reaction. For example, the enzyme urease catalyzes the hydrolysis of urea only. It does not catalyze hydrolysis of any other amide. तो जो ये हाईली स्पेसिफिक है नेचर में कि एंजाइम जो है, अब आपकी बॉडी में भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, अगर इन्हीं के फंक्शन आपस में सोचो इंटरलिंक्ड हो गए, या फिर एक एंजाइम दो से ज्यादा रिएक्शन शो कर रहा है, तो फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं जो कि यूजफुल नहीं होते। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन ही शो करता है। और जो एंजाइम फॉर एग्जांपल जैसे यही था कि जो जाइमेज है वो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो जाइमेज सुक्रोज और स्टार्च, माल्टोज, यूरिया किसी और के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सिर्फ ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। फिर है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। द रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन बिकम मैक्सिमम। जो एंजाइम रिएक्शन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है, तो उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कह देते हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर, दोनों तरफ ऑप्टिमम टेम्परेचर के लेफ्ट में जाएंगे तो भी, राइट में जाएंगे तो भी, जो स्पीड है रिएक्शन की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए वो है 298 टू 310 केल्विन। 298 केल्विन टू 310 केल्विन। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बीइंग 310 केल्विन इज सूटेड फॉर एंजाइम। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 310 केल्विन है, इज सूटेड। तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के लिए जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो सुटेबल है। फिर है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। तो जो रेट है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का मैक्सिमम एट पर्टिकुलर पीएच रेंज पे भी मैक्सिमम हो जाता है, और वो पीएच रेंज है 5 to 7 के बिटवीन। सबसे ज्यादा जो एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिविटी एक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए और दूसरा ऑप्टिमम पीएच। फिर है इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स। एक्टिवेटर क्या होंगे, जैसे उसके होते हैं जो कैटालिस्ट है उसके लिए प्रमोटर थे, तो एंजाइम के लिए एक्टिवेटर होते हैं। द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। किसी और सब्सटेंस की प्रेजेंस में अगर एक्टिविटी बढ़ रही है तो उसे कोएंजाइम कह देते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस नोन एज कोएंजाइम, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन अ स्मॉल नॉन प्रोटीन विटामिन is present along with an enzyme, the catalytic activity is enhanced considerably. तो नॉन प्रोटीन विटामिन एक यूज कर रहे हैं तो वो किसकी तरह वर्क करता है, कोएंजाइम की तरह। एक्टिवेटर जनरली मेटल आयंस होते हैं। दीज मेटल आयन आर वीकली बॉन्डेड होते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल्स के साथ। इंक्रीज देयर कैटालिटिक, जो उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। एमाइलेज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज Na पॉजिटिव आयन, आर कैटालिटिकली वेरी एक्टिव। तो ये एंजाइम कैटालिसिस है कि एंजाइम कैटालिसिस को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो एंजाइम कैटालिस्ट बहुत ज्यादा इफिशिएंट होती है कि कम मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल एंजाइम का 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हाईली स्पेसिफिक होती है नेचर में। हाईली एक्टिव होते हैं ये अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच की रेंज पे, और प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर और कोएंजाइम में इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इन्फ्लुएंस ऑफ इनिबिटर्स एंड पॉइजन्स, इनिबिटर और पॉइजन हो गए अपोजिट ऑफ कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर। तो लाइक ऑर्डिनरी कैटालिस्ट, एंजाइम जो है वो भी इनिबिटेड और पॉइजन हो जाते हैं कुछ सर्टेन सब्सटेंस की प्रेजेंस में। तो द इनिबिटर और पॉइजन इंटरेक्ट विद द, तो ये एक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं ऑन द सरफेस एंजाइम।
एंड ऑफन रिड्यूस, या तो ये एंजाइम को रिड्यूस, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं या फिर उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो द यूज ऑफ मेनी ड्रग इज रिलेटेड टू देयर एक्शन एज एंजाइम इनहिबिटर्स इन द बॉडी. तो जो ड्रग्स आप लेते हैं, जो मेडिसिन में ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं, वो यही करते हैं कि जो एंजाइम इनहिबिटर है बॉडी में, उनको खत्म कर देते हैं. कि कोई एंजाइम आपकी बॉडी में कि कुछ और प्रोडक्ट बना रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्या हो सकते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अब आपकी बॉडी में भी बहुत सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट हैं, और अगर किसी का भी अमाउंट कम या ज़्यादा होता है तो हमें इलनेस हो जाती है. तो वही है, तो अगर कोई ऐसे एंजाइम्स आपकी बॉडी में वर्क कर रहे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, तो जो ड्रग्स आपको दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म कर देंगे, उस पर्टिकुलर एंजाइम की, या फिर उन एंजाइम्स को ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे. मैकेनिज्म देखिए, एंजाइम कैटलिस्ट की लॉक सिस्टम है. जैसे हर एक लॉक की एक की होती है, एक की से सारे लॉक नहीं खुल सकते, एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक की होती है. सेम एज एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज होता है. तो वही एंजाइम कैटालिसिस है. देयर आर अ नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम. एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है हनीकॉम्ब है, तो जिसकी वजह से उस पर नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट. ये जो कैविटीज है, कैरेक्टरिस्टिक शेप, इनकी एक शेप होती है, और इनमें एक एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे NH2 हो गया, COH हो गया, SH हो गया, OH हो गया. These are actually the active centers. तो ये जो है एक्टिव सेंटर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल्स के. द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप, जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होगी, मतलब अपोजिट शेप होगी, फिट इनटू दीज कैविटीज, जो कि इन कैविटीज में फिट हो सकता है, जस्ट लाइक की फिट्स इनटू अ लॉक. On account the presence of active group, an activated complex is formed which then decomposes and yield into the product. देखिए डायग्राम देखो, फिगर 5.4 on पेज नंबर 135. एंजाइम को E से रिप्रेजेंट किया है, सबस्ट्रेट को S से. सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट. तो एंजाइम की जो शेप है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप किसकी होनी चाहिए? रिएक्टेंट की. तो वो दोनों एक जब रिएक्शन करेंगे तो एक की लाइक सिस्टम है कि जो एंजाइम है वो की है और जो सबस्ट्रेट है वो आपका लॉक है. तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया इंटरमीडिएट, और जब वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है तो वो प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम आपका एज इट इज वापस आ जाता है, क्योंकि एंजाइम क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट. तो दस द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन दो स्टेप में प्रोसीड हो रही है. पहला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और दूसरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है. कैटालिसिस इन इंडस्ट्री. So some of the important technical catalytic processes are listed in table 5.3. So give an idea about the utility of catalysis in industries. तो पहली है Haber process. ये यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में. फिर अमोनिया बहुत सारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में यूज होता है. तो इसमें देखिए कैटलिस्ट क्या है? फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज किया जाता है, कैटलिस्ट है वो. मोलिब्डेनम उसके साथ यूज किया जाता है, जो कि है प्रमोटर. कंडीशन है कि 200 बार प्रेशर लगेगा और 723 टू 773 केल्विन टेम्परेचर चाहिए. तो अब आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना को यूज करने लग गए हैं ये. फिर है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस. नाइट्रिक एसिड जो फॉर्म करते हैं लेबोरेटरीज में, उसमें प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस लिया जाता है, मतलब प्लैटिनम ले रहे हैं कैटलिस्ट, और टेम्परेचर उसका है रिएक्शन का पर्टिकुलर 573. फिर हमारी है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है. तो उसमें भी प्लेटिनम या फिर V2O5 लिया जाता है एज ए कैटलिस्ट, और टेम्परेचर रेंज उसकी दे रखी. तो दैट्स ऑल अबाउट द एंजाइम कैटालिसिस. नेक्स्ट इसमें आता है कोलाइडल. तो कोलाइडल सॉल्यूशन जितना पेज नंबर 136 पे आपको दे रखा है, वो सारा का सारा जो 136 पेज नंबर पे प्रेजेंट है, वो सारा आपका क्लास 9 में जितना भी आपको दे रखा है. रिवाइज किया था. हैव यू रिवाइज द टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशन? Any one of you? Have you revised the topic colloidal solution?
yes or no टिक कर दो, click on participants and tick on yes and no. Have you revised the topic colloidal solution? No, 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 no. सारे नो है क्योंकि क्या सिंपल है, प्रिपरेशन चल रही है आपके एग्जाम्स की। तो कोलाइडल सॉल्यूशन होते क्या है? क्लास 9th में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के साइज के बेस पे आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो उसमें हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन थे, एक था सस्पेंशन, एक था ट्रू सॉल्यूशन और एक था कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में क्या था कि द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज बिलो 1 नैनोमीटर, और जो आपका सेकंड है दैट इज सस्पेंशन, उसमें था द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज अबव देन 100 नैनोमीटर, और इन बिटवीन हमारा आता था कोलाइडल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल है वो होता था इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, तो वो थे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्या था? कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे 2 काइंड के आपके, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं, सेम एज जो कोलाइडल सॉल्यूशन आपका होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है? डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। तो डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो सॉल्यूट की तरह वर्क करता है, दैट इज सॉल्यूट की तरह वर्क कर रहा है, सॉरी मीडियम जो है वो सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। तो जो हायर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा, वो आपका क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन का डिस्पर्जन मीडियम। और जो फेज आपका जैसे सॉल्यूट होता है वो, तो मेन जो है दैट इज द साइज ऑफ पार्टिकल, की इनका जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज ऑफ पार्टिकल 1000 दे रखा है। तो सिंपल है, इसके जो पार्टिकल जैसे ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन का तो आप कह देते हैं कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है किसमें? सॉल्वेंट। देयर इज नो सेपरेशन, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आर प्रेजेंट, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, तो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है उसमें। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 to 100 नैनोमीटर है। तो आपने एग्जामिन तो वैसे नेकेड आई से तो हम नहीं कर सकते, बट विद इन द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, दे आर डिस्पोज्ड। वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जो डिस्पोज्ड फेज है उसके पार्टिकल डिस्पोजल मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। कई आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल देखिए जो दे रखी है, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है, और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोज्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। पहला देखिए सॉलिड एंड सॉलिड, ऑन पेज नंबर 136 ही है। सॉलिड एंड सॉलिड, तो इसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कह देते हैं। तो इसका एग्जांपल है जो कलर्ड ग्लासेस आते हैं या जो जेमस्टोन आते हैं, या हाँ कलर्ड ग्लासेस हो गए, जेमस्टोन्स हो गए, या रूबी ग्लास हो गए, या फिर अलॉय हो गए, तो वो इसके एग्जांपल हो गए कि कुछ भी कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, लेकिन जो पार्टिकल है वो डिस्पर्स्ड होते हैं और प्रेजेंट सब जगह होंगे, बट एज अ डिस्पर्स्ड, यूनिफॉर्मली सेपरेटेड होते हैं, बट नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, दे आर डिस्पर्स्ड इन दैट मीडियम। सेकंड आपका सॉलिड लिक्विड है, तो मीडियम लिक्विड है, लिक्विड में सॉलिड प्रेजेंट होना है, तो पेंट, सेल फ्लूइड, स्टार्च डिस्पोज्ड इन वाटर वगैरह वगैरह। सॉलिड एंड गैस है एरोसोल, स्मोक और डस्ट। जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं होते। लेकिन जब विंडो से आप ऑब्जर्व करें कि किसी स्मॉल होल से जब लाइट एंटर करती है, तो वो आपको क्या हो जाते हैं? विजिबल हो जाते हैं। तो दैट इज एरोसोल। तो वो प्रेजेंट तो है और वो होमोजीनियस नहीं है। अगर वो होमोजीनियस होते
तो वो उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट बीम को स्कैटर ही नहीं कर पाते। टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा, टिंडल इफेक्ट याद है एनी वन ऑफ यू? टिंडल इफेक्ट क्लास 9th में सिर्फ 2 ही इफेक्ट थे मुझे लग रहा है केमिस्ट्री में, एक था ब्राउनियन मूवमेंट और एक था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट याद है थोड़ा बहुत किसी को? हम सॉल्यूशन थ्रू लाइट पास हो जाती, उसमें आपको याद होगा कि एक, चलिए वही मैम कोशिश कीजिए याद करने की, डायग्राम याद होगा आपको मे बी, कि उसमें एक ग्लास के 2 जार ले रखे थे और उन्होंने उस टॉर्च की लाइट को एग्जामिन कर रहे थे। तो ट्रू सॉल्यूशन में तो वो लाइट का पाथ विजिबल नहीं था, बट कोलाइडल सॉल्यूशन में वो पाथ विजिबल था और सस्पेंशन में भी था, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो हैं दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट बीम। स्कैटर क्या है कि जब वो उन पार्टिकल से कोलाइड करेगी तो वो लाइट बीम को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, फैला देगा, तो वो लाइट बीम विजिबल हो जाता है। तो दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो वही है टिंडल इफेक्ट वाला ये है। तो सिंपल है, पहले तो यही है कि कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या, तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रो, जो नेचर है उनका वो हेट्रोजीनियस होता है, जो देखने में तो आपको होमोजीनियस लगेगा लेकिन इन रियल वो होमोजीनियस नहीं होता। तो देखने में आपको होमोजीनियस, जितनी भी मेडिसिन आती है, कफ सिरप्स हो गए, जितने भी सिरप आते हैं, दे आर कोलाइडल सॉल्यूशन। हर एक सिरप की बोतल पे आपने देखा होगा उन्होंने नोटिस दिया होता है शेक वेल बिफोर यूज। क्यों दिया होता है? क्योंकि जो पार्टिकल है वो डिस्पोज्ड है और अगर उसे शेक वेल नहीं किया जाएगा तो जो पार्टिकल्स हैं मेडिसिन के, जो सॉल्यूट मेडिसिन के पार्टिकल हैं वो नीचे बॉटम पे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है, दे आर डिस्पर्स्ड। और अगर तो इसलिए उसे शेक वेल बिफोर यूज लिखा होता है कि जब आप उसे शेक करेंगे तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, तो फिर वो आपकी मेडिसिन आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। तो ये सारा क्लास 9 में हमने पढ़ रखा है। ये जो टेबल आपकी है सेम एज इट इज, सेम टेबल क्लास 9 में आपकी है। चैप्टर मेरे ख्याल से 2 है क्लास 9 में, इज मैटर अराउंड अस प्योर वाला। तो इतना तो आप पढ़ के आए हैं कि व्हाट आर इमल्शन, व्हाट आर एरोसोल, और इसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया कि मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, मिल्क जो है वो किसका एग्जांपल है, एरोसोल का है, इमल्शन का है, सॉलिड सॉल्यूशन का है, या फिर फॉर्म का है। दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन होता है लिक्विड इनटू लिक्विड। और मिल्क जो है देखने में आपको क्या लगता है, होमोजीनियस, लेकिन जब मिल्क को माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होते, तो वो आपको विजिबल दिखाई देते हैं उसमें। तो दैट इज कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, बट दे लुक लाइक होमोजीनियस। मिल्क को आप कह सकते हैं कि मिल्क इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो मिल्क है वो होमोजीनियस है क्योंकि हमें दिख थोड़ा ना रहा है, लेकिन जब व्हेन वी एग्जामिन द मिल्क थ्रू माइक्रोस्कोप या पावरफुल माइक्रोस्कोप, तो आप क्या एग्जामिन करेंगे, आप एग्जामिन करेंगे कि वो अलग अलग आपको वहां पे क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स कि जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, और डिसॉल्व इसीलिए नहीं होते कि पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है। देखिए जो पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन का है, ट्रू सॉल्यूशन का, वो पार्टिकल का साइज हमारा रहता है कितना, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो वो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, हम उन्हें फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज जो होता है दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर है। तो जो 1 नैनोमीटर के आसपास वाले हैं वो तो नहीं सेपरेट होंगे, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाते हैं। वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, जो कि ट्रू सॉल्यूशन नहीं करते, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है और इतना छोटा पार्टिकल्स का साइज है कि वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं कर सकते। तो अगर वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं करेंगे तो जो लाइट बीम का पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। तो अगर लाइट बीम का पाथ विजिबल नहीं होगा तो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रू सॉल्यूशन है। एंगस्ट्रॉम। फिर इसमें जो हमने पढ़ना है दैट इज इन क्लास 12, जो आपने पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन। इंटरेक्शन क्या होता है जो डिस्पर्जन फेज और मीडियम के बीच में है, क्या इंटरेक्शन है।
तो उसमें दो तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक, वो पढ़ना है हमने। फिर पढ़ना है क्लासिफिकेशन टाइप ऑन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, कितने तरह के कोलाइड होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड कोलाइड्स। बस उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़नी है कि लायोफिलिक कैसे बनते हैं और लायोफोबिक कैसे बनते हैं। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन वो टॉपिक है जो अब हम आफ्टर जो आपकी समर वेकेशन है उसके बाद शुरू करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जितना पहले का सिलेबस है, चैप्टर जो आपके 2 कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, और थर्ड चैप्टर में आपका एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर रखा है, दैट इज कैटालिसिस। जो आपका चैप्टर है दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास जो मेन टॉपिक हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा कैटालिसिस है। तो कैटालिसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। दो टॉपिक हमने कंप्लीट करे हैं, एड्सॉर्प्शन और कैटालिसिस। एड्सॉर्प्शन के आपने फिजियोप्शन, केमिजॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन और लैंगम्यूर, आइसोथर्म, और कैटालिसिस में होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, एंजाइम कैटालिसिस, इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा जो टॉपिक इसमें बचा है सरफेस केमिस्ट्री में वो सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन बना है। तो जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उन वो सारा सिलेबस आप जो आपकी समर हॉलीडेज हैं, वेकेशन आपकी हैं, तो उसमें उसे रिवाइज करके रखिएगा। दैट मीन्स कि रिवीजन आपको नहीं छोड़ना है, ये नहीं कि आप बिल्कुल उसे भूल जाएं, तो वो नहीं करना है। सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस आप सर्च कर सकते हैं रिलेटेड टू चैप्टर सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स लास्ट ईयर एग्जाम्स के, तो वो आप सॉल्व कीजिए उसमें से। और ये जो चैप्टर आपका सरफेस केमिस्ट्री है, एंजाइम कैटालिसिस तक, ये भी आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ये थियोरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें से डिफाइंस आपके आएंगी। जो डिफाइंस हमारी हैं, सारी जितनी भी डिफाइंस हैं वो सारी इस चैप्टर में से आए। तो ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, या आप कह सकते हैं कि जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इसमें से आए। स्क्रीनशॉट है सिलेबस वेरिफिकेशन का। स्टे टच विद योर बुक्स एंड सिलेबस। ज़्यादा नहीं, सिर्फ रोज का आधा घंटा भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी अभी PA1 के प्रिपरेशन में वो दोनों चैप्टर प्रिपेयर किए हैं। तो जो टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम लग रही है वो टॉपिक प्रिपेयर कीजिए। उसका मटेरियल आप नेट से सर्च कर सकते हैं, गूगल आउट कर लो उसे, उसके क्वेश्चन सर्च आउट कर लो और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। यह सबसे बेस्ट आइडिया है। जस्ट डाउनलोड, गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए लास्ट ईयर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स की, ये दोनों चैप्टर्स आपके कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएं। और सरफेस केमिस्ट्री के भी आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। जितना हमने प्रिपेयर कर लिया है उतने तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं। जितना चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है उतना आप कंप्लीटली उसे प्रिपेयर कर लीजिए। जस्ट टेक केयर योरसेल्फ, एंजॉय योर हॉलीडेज। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, सिर्फ क्लासेस नहीं होंगी, बट आपको रिवीजन करना है। यू हैव टू डू रिवीजन ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आप टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। बस ठीक है, जो आपका टॉपिक क्लियर है उसे एक बार को आप नहीं करें, लेकिन जो आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाने चाहिए। तो जो चैप्टर सॉल्यूशन में, केमिकल काइनेटिक्स में आपको प्रॉब्लम है, जिन न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, उस काइंड के न्यूमेरिकल आप गूगल पे सर्च आउट कर लीजिए। दैट इज न्यूमेरिकल रिलेटेड टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वो सारे न्यूमेरिकल्स आपके आ जाएंगे, तो उन्हें सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वहां से स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर है जिसमें से न्यूमेरिकल एग्जाम में अपीयर होना ही होना। और वो न्यूमेरिकल जो अपीयर होगा वो जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें तो जितने लॉग वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसमें से एक न्यूमेरिकल हमारा आना ही आना है। तो जो डेरिवेशन पोर्शन है, तो ये सब आपका क्या हो जाना चाहिए, प्रिपेयर कर लीजिए। पूरा टाइम आपको मिल रहा है ताकि आगे आपको इन 2 चैप्टर्स में
या 2.2.5 चैप्टर्स ले सकते हैं। इन 2.5 चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। Just stay home, stay safe, enjoy your holidays. Goodbye, take care. Thank you, ma'am. Welcome. Yes. Goodbye, take care. प्रभजोत, Kirat, on your video. खुशप्रीत, तैयारी हो गई तुम्हारी एग्जाम की? एग्जाम की तैयारी हो गई? सर अभी नहीं हुई। क्यों? अभी 2 दिन बचे हैं, कैसे करोगी? और ये चैप्टर्स तो हमने पढ़ रखे हैं पहले से। ऑन योर वीडियो एवरीवन। हरकिरत, प्रभजोत, विश्वजीत, ऑन योर वीडियो। विश्वजीत, हरकिरत, बेटा ऐसे ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। यू आर नॉट लिसनिंग। विश्वजीत, ऑन योर वीडियो। प्रभजोत, आर यू देयर? प्रभजोत, हरकिरत, आई थिंक ये लोग लॉगिन करके चले गए। विश्वजीत, विश्वजीत, okay, I'll ask some questions, MCQs, short questions I will ask. Let me check that you have prepared or not anything. आपको कितना आता है, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राजस्थानी स्कूल से। फाइन, राजस्थानी स्कूल से खुशप्रीत, यू टेल दैट किशनगढ़ स्कूल की जो बेस्ट पेंटिंग है वो कौन सी है? किशनगढ़ स्कूल की सबसे बेस्ट पेंटिंग कौन सी है? चौवन प्लेयर। चौवन प्लेयर। किशनगढ़ की नहीं। प्रभजोत टेल। हरकिरत, प्रभजोत। प्रभजोत, हरकिरत, ऐसे क्या क्लास लिया जाए बताओ? तो बच्चे है ही नहीं है इसमें।
खुशप्रीत तुम भी वीडियो ऑफ कर लो चाहो तो। ओके, हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, अगर इन लोगों का मन है तो ये आंसर देंगे, अदरवाइज देयर विश। ओके, जो किशनगढ़ की जो सबसे बेस्ट पेंटिंग है राजस्थानी स्कूल की, भी सबसे बेस्ट पेंटिंग वही है, राधिका करके पेंटिंग है बनी ठनी, दैट इज द बेस्ट पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल, सॉरी किशनगढ़ स्कूल। जो बनी ठनी पेंटिंग है वो किशनगढ़ स्कूल से ही बिलोंग करता है। और जो आप चौगन प्लेयर बोल रहे थे, चौगन प्लेयर पेंटिंग जो है वो जोधपुर स्कूल से है। ठीक है, तो कोई कभी भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है कि ऐसे पूछ सकते हैं कि हाँ बनी ठनी कौन से स्कूल की पेंटिंग है, या किशनगढ़ स्कूल की सबसे बेस्ट पेंटिंग कौन सी है, या राजस्थान स्कूल की सबसे बेस्ट पेंटिंग कौन सी है। फाइन। ओके खुशप्रीत, हाउ मेनी सर्विस स्कूल्स आर देयर इन राजस्थानी स्कूल? 6. कैन यू नेम प्लीज? Mewar School, Bundi School, Jodhpur School, Jaipur School, Kishangarh, and बीकानेर? Bikaner. Yes, sir. And how many service schools are there in Pahadi school? पहाड़ी स्कूल में कितने पेंटिंग थे खुशप्रीत? There are 2 sub schools. Now we have 2 sub schools only, क्योंकि सिलेबस जब रिड्यूस हुआ तो बाकी के सब स्कूल स्टार्ट किए गए। 2 सब स्कूल्स में कौन कौन से हैं? Basoli and Kangra. ओके, कांगड़ा की पेंटिंग कौन सी है? Nandi Yashoda and Krishna with kinsmen going to Vrindavan. ओके, बाकी कोई है क्लास में? हरकिरत, विश्वजीत? विश्वजीत? आप लोगों को मैं वेटिंग हॉल में डाल रहा हूँ, यहाँ पे रहने से अच्छा वेटिंग रूम में रहो। तो फिर Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. तैयारी हो गई पेपर की? Sir, अभी नहीं। अभी कुछ भी नहीं किया? नहीं sir. अच्छा, कुछ तो याद होगा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था। क्वेश्चन सर मैंने अभी ज्वाइन किया हम्म, सर। कौन से क्वेश्चंस? शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ रहा था मैं, वन सर वर्ड। मैंने अभी ज्वाइन किया है। ओके, आप बता दो। एक जो कबीर एंड रैदास एक पेंटिंग है, वो कौन से स्कूल से है? कौन से स्कूल की पेंटिंग है कबीर एंड रैदास, एंड हु इज द आर्टिस्ट? वो है राइटर, आर्टिस्ट हैं, और सर स्कूल नहीं मुझे पता। आर्टिस्ट कौन है? फकीरुल्लाह खान। यस, द आर्टिस्ट इज फकीरुल्लाह खान।
Khushpreet, next question to you. Who is the artist of Krishna lifting Mount Govardhan? Khushpreet, Yes, sir. who is the artist of Krishna lifting Mount Govardhan? Sir, I don't know. कौन से स्कूल का है? Mughal school. रूपकिरत इस यस इट्स फ्रॉम मुगल स्कूल. रूपकिरत इससे पहले वाली जो पेंटिंग थी वो मुगल स्कूल से ही थी. Okay, sir. There is a painting Falcon on a bird rest. Falcon on a bird rest. Who is the artist of this painting? Sir, Prabjot. Mansoor. Okay. उस्ताद मंसूर अली खान. पूरा नाम है इसका उस्ताद मंसूर अली खान. सर ये इसमें जो पेंटिंग्स है वो सारी मुगल स्कूल की है ना, इसका कोई सब स्कूल वगैरह? नहीं इसका कोई सब स्कूल्स नहीं है. ये मुगल स्कूल की है. चलो ये तो इजी हो गया ना, इतनी सारी पेंटिंग सिर्फ स्कूल मुगल स्कूल. हाँ अलग अलग सब स्कूल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है. उसमें डिक्कन में कौन से हैदराबाद और गोलकुंडा बीजापुर अलग अलग उसमें है. अहमदनगर. Okay, Ramandeep has joined. Ramandeep, unmute yourself, Ramandeep. Ramandeep, tell me who is the artist name of Ragini Pathansika? Tell Ramandeep. Harkirat, Yes, sir. who is the artist name of Ragini Pathansika? Sir, no idea. बेटे इसके एग्जाम भी दे चुके आप लोग एक बार 11th में. इसका दोबारा करवा रहे हैं उसके बाद भी नो आइडिया. कौन से स्कूल की पेंटिंग है ये? कौन से चैप्टर से है रागिनी पटहंसिका? Sir, Bengal school. नो. सर ये फाइनल्स में भी आया था ना? हाँ. Deccan school. Yes, it is from Deccan School. And one thing about Deccan School, there is all the artists are unknown. जितने भी पेंटिंग्स है उसके आर्टिस्ट अननोन है. तो ये तो सबसे इजी हो गया आपके इजी हो लिए. गया. हाँ. डेक्कन स्कूल में जितने भी पेंटिंग्स है उनके आर्टिस्ट के नेम नहीं पता और सब में अननोन लिखना है आपको. एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से स्कूल की पेंटिंग है ये.
ओके, इसमें भी सभी स्कूल्स है, डेक्कन स्कूल में भी सभी स्कूल्स है, ठीक है। जैसे इसमें सभी स्कूल्स है, गोलकोंडा, बीजापुर, हैदराबाद, अहमदनगर। तो रागिनी पट हंसी का जो पेंटिंग है कौन से सभी स्कूल्स की है? रागिनी पट हंसी का जो पेंटिंग है वो कौन से सभी स्कूल से है? रमनदीप, एनीवन कैन टेल? प्रभजोत इज नॉट देयर, खाली लॉगिन करके चली गई। Ramandeep is texting only. You cannot unmute yourself, beta. जो टाइप कर रहे हो वो मुंह से बोल दो यहाँ पे अनम्यूट करके। रमनदीप is asking he's asking that how many questions will be there in the objective paper. Do you know how many questions are there, everyone? Yes, sir. 60. 60? हाँ No. सर, ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चंस होते हैं। बेटा फाइन आर्ट का सिलेबस अलग है। फाइन आर्ट्स में ऑलरेडी इसमें क्या कहते हैं सिलेबस कम रहता है तो इसके मार्क्स भी कम। टोटल इसके 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। बाकी लोगों का 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स का हो रहा है तो वो लोग 60 का बनाते हैं। इसमें क्यों बनेंगे? अच्छा, इसमें आपका 20 मार्क्स का रहेगा, सॉरी 20 क्वेश्चंस रहेंगे फाइन ऑब्जेक्टिव। और इसमें 2 मार्क्स लिखे हैं, ठीक है। ये उसके सिस्टम की वजह से इसमें 2 मार्क्स लिखे हैं, बट ये काउंट किए जाएंगे 1 मार्क्स के, फाइन। और आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो अप्रोक्सीमेट 6 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। 2 रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, 4 रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, और 2 रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन और 4 रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट 100 वर्ड्स होने चाहिए। जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो मिनिमम 150 वर्ड्स होने चाहिए। सर हम इतना लिखते हैं, आप मार्क्स काट देते हो वर्ड लिमिट पर। मैं कहाँ मार्क्स काटता हूँ? भूपेंद्र सर ने काटे सर होंगे। फाइनल्स में भी ऐसे हुआ था, 40 to 50 वर्ड्स का कुछ था, डिस्क्रिप्शन देना था पेंटिंग्स का। आपने कहा मुझे आधा पन्ना चाहिए, मुझे 1 पेज चाहिए, इतने चाहिए। सर हम लिखते ही रह गए। तो इसमें सिलेबस भी तो बहुत ऑलरेडी बहुत कम है। आपको 5 से 6 क्वेश्चंस लिखने टोटल पूरे पेपर में। उसमें भी अगर आप लोग सही से लिखोगे नहीं तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे बताओ? लिखो, अपने तरफ से पूरा लिखो, कंटेंट जितना आना चाहिए उतना लिखो, मार्क्स आपको ऑब्वियसली मिल जाएंगे। ठीक है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो, ये कौन से सभी स्कूल्स की पेंटिंग है? पहले तो इसके स्कूल बताओ, उसके बाद सभी स्कूल्स बताओ। एक मैंने डांसर्स करके एक पेंटिंग शायद भूपेंद्र सर ने लिखवाई होगी, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है। डांसर्स जो पेंटिंग है वो सिलेबस में नहीं है।
बोलो कोई तो बोलो. हजरत निजामुद्दीन औलिया and Amir Khusro is from which school and sub school also. अभी भी आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, 2 दिन बाद एग्जाम है, कैसे करोगे फिर? खुशप्रीत टेल. Ramandev is giving answer in the chat box that Mughal school and sub school is Ahmednagar. सबसे पहली बात तो मुगल स्कूल में अहमदनगर नहीं आएगा, ठीक है. अहमदनगर डेक्कन स्कूल का सब स्कूल है. और ये पेंटिंग है डेक्कन स्कूल से, फाइन. और इसके सब स्कूल है हैदराबाद. Got it everyone? Kushpreet, Sukirat, got it? Yes, sir. डेक्कन स्कूल की पेंटिंग है और इसका सब स्कूल है हैदराबाद. अगर इसका आर्टिस्ट का नेम पूछूं, कौन बताएगा? Unknown. Unknown. डेक्कन स्कूल की आपको पहले स्कूल पहचानना है. अगर आपको स्कूल पहचान लिया, डेक्कन स्कूल है, तो डेक्कन स्कूल की सारी पेंटिंग्स जो है अननोन है, अननोन आर्टिस्ट है इसके. पेंटिंग है चांद बीबी प्लेइंग पोलो, फाइन. दिस पेंटिंग इज फ्रॉम विच सब स्कूल? तो ये मुगल स्कूल की है, इतना तो पता है. ओके, सब स्कूल इसका पता नहीं. तो अभी इसका भी तुम स्कूल बोल पता है, लेकिन सब स्कूल नहीं पता. हैं. तो इसका स्कूल पता है, सब स्कूल नहीं पता है. स्कूल बताओ. ये डेक्कन स्कूल. रुक कर अभी अभी तुम बता रही थी मुगल स्कूल में सब स्कूल नहीं है, तो अब सब स्कूल पूछ रहा हो तो मुगल क्यों बोल रही हो तुम? नहीं सर, मैंने कहा ये मुगल स्कूल की पेंटिंग है, सब स्कूल मुझे नहीं पता सर. अब मैं तो डेक्कन की तो निकल आई. मुगल स्कूल की तो पेंटिंग है ही नहीं है, तो डेक्कन की है. सर उसमें भी कुछ पोलो वाला था ना कोई पेंटिंग. वो चौगन मुगल प्लेयर था. स्कूल में भी कुछ ऐसी प्लेइंग. हाँ. राजस्थान कुछ से. फिर मैं कंफ्यूज हो गई. चौगन प्लेयर है वो. ओहो. और वो पेंटिंग किस में है? मुगल स्कूल में, राजस्थान. राजस्थानी में. राजस्थान. सर एक और है ना पेंटिंग, प्लेइंग वाली है कुछ. चांद बीबी प्लेइंग पोलो जो है वो है डेक्कन स्कूल में. और चौगन प्लेयर है, चौगन प्लेयर. चौगन वो भी पोलो ही होता है, वो चौगन प्लेयर उसको हिंदी में बोलते हैं, चौगन प्लेयर उसको. राजस्थानी स्कूल में चौगन प्लेयर बोला है, डेक्कन में चांद बीबी प्लेइंग पोलो करके बोला है, और ब्रैकेट में चौगन ही लिखा है, ठीक है. ये डेक्कन स्कूल से है. इसका सब स्कूल जो है वो है गोलकोंडा. ये सारी प्लेसेस कहाँ पर है? साउथ साइड में. ओके, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, किसने बनाई ये वाली पेंटिंग? मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, ये वाली पेंटिंग किसने बनाई? सर ये मुगल स्कूल की है. हाँ, मुगल स्कूल की है. सर अब्दुल हसन.
अब्दुल हसन तो कोई नहीं है, एक आर्टिस्ट है अबुल हसन। हाँ सर, इसने ही बनाई है अब्बुल ने। अबुल हसन ने तो दूसरी बनाई है। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको अबुल हसन ने बनाई है? हाँ सर। नो, वो वाली पेंटिंग तो कट भी हो गई अबुल हसन की। वो तो जाकिर होल्डिंग है, पिक्चर ऑफ मैडोना करके एक पेंटिंग है, ठीक है, वो आपके सिलेबस से हट भी गया, उसको अबुल हसन ने बनाया था। हट गई है वो सर? हाँ, वो तो मैंने क्रॉस करवा दिया था। फिर एक बार ना मुझे बता देना कौन सी हट गई है, कौन, मैं पढ़ लूँ उन्हें भी। इसमें मुगल स्कूल में बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, ये हट गई है। अच्छा। जाकिर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना, ये भी हट गई है। बाकी सारी है। और डेक्कन स्कूल में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, ये हट गई है। डांसर्स तो हट गए, 3 पेंटिंग बचे। और सर राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, इनमें से कोई नहीं हटी? ये मुगल में तो जहांगीर राजस्थानी, वाला आ गया। आपके पहाड़ी स्कूल में तो 2 ही पेंटिंग बची है, बाकी सारी हट गई। भारत वर्शिपिंग चरण पादुकास ऑफ रामा, ये हट गई है। कॉस्मिक डांस हटा दी। राधा एंड कृष्णा लुकिंग इनटू मिरर, ये हटा दी। इसमें आपकी पेंटिंग अगर बची है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन करके एक पेंटिंग है। कृष्णा विद गोपीज, ये एक पेंटिंग है। 2 ही पेंटिंग बची हुई है। और राजस्थानी में सारी पेंटिंग्स हैं। कृष्णा विद गोपीज जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है, खुशप्रीत बताएगी। तो मंकू। यस, मनकू ने बनाया है। सभी स्कूल्स क्या है इसका? बशोली। यस। रुकया, तुम बताओ। नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, ये वाली पेंटिंग किसने बनाई है? ये वाली सर, सर उसका नाम नहीं पता। सर पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग आई है। पहाड़ी स्कूल में कौन से सब स्कूल किया? सर ये भी नहीं पता। सर ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। नो सर। सभी 2 सब स्कूल है इसमें, एक अभी बशोली बता दिया, तो कौन सा बचा है? सर 2 सब खुशप्रीत स्कूल बता है? तो जरा। 2 सब स्कूल है इसमें, जब 2 ही पेंटिंग बची है इसमें, 2 सब स्कूल के सारे तो कट हो गए। हम्म 2 सब स्कूल, एक बसोली है और एक कांगड़ा है। कौन अच्छा, सा बचा हुआ है? कांगड़ा। कांगड़ा। कांगड़ा स्कूल है ऑब्वियसली। आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, ठीक है ना। बाकी 1-2 लोगों ने ज्वाइन किया, किसी ने कुछ आंसर दिया नहीं, ठीक है।
आप लोग ये काम करो, आप पढ़ाई करो, और कभी भी कोई डाउट हो कहीं पे भी कुछ भी मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना. फाइन. आई एम गोइंग टू एंड द सेशन. आई एम हैविंग द नेक्स्ट क्लास. फाइन. Yes, sir. Okay. Bye. Take care. Thank you, sir.